हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के एग्जांपल्स। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, हर एक एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दे रखा है हमें। Consider the numbers 4 to the power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। देखो मैथ्स में हमें रटना नहीं है कुछ भी। प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स अच्छे से स्ट्रांग होएगी। कि आपको रात को भी कोई उठाकर क्वेश्चन पूछे तो आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से मैथ्स को अपना स्ट्रांग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 को अभी हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो एग्जाम्पल्स को अच्छे से करना है, एक भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है। तो क्या दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 1 में, पहले तो समझो कि क्या दे रखा है। चेक, कंसिडर द नंबर्स 4 टू द पावर n। 4 टू द पावर n एक नंबर है वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। हमें क्या बताना है कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अभी देखो n जो है वो एक नेचुरल नंबर है जो 4 की पावर पे है। तो ये बोल रहे हैं कि चेक करना है कि जो 4 की पावर n है, जो n डिजिट मतलब क्या ये कोई ऐसी वैल्यू है n की जो डिजिट 0 से एंड हो। अभी देखो 4 टू द पावर n है, 4 टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब क्या फैक्टर्स होंगे 4 टू दी पावर n के। तो 4 टू दी पावर n को आप देखो लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इन टू दी पावर n। 2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 टू दी पावर n ही है ये। मीन्स इसको यूँ भी लिख सकते हो 2 इंटू टू टू दी पावर n। तो क्या नोट किया, अभी देखो जब भी डिजिट 0 होना चाहिए तो उसके लिए होना चाहिए एक फैक्टर 5। क्या यहाँ पे कोई भी फैक्टर 5 दिख रहा है? नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा कि सिंस, पहले लिखेंगे फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी 4 टू द पावर n। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे 4 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, टू फॉर एनी नेचुरल नंबर टू बी टू एंड विद डिजिट 0, देयर शुड बी वन प्राइम फैक्टर 5। बट 4 टू द पावर n में 5 फैक्टर नहीं है, बट 4 टू द पावर n डज नॉट कंटेन फैक्टर 5। तो क्या एक कोई वैल्यू है n की जो एंड में डिजिट 0 हो सकती है? सो देयर इज नो वैल्यू। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हमने ये प्रूव किया है। सो बाय, ये सारा चीज हमें लिखना है। ठीक है, बस ये नहीं लिख के आ जाना है कि ये 4 टू दी पावर n 2 टू दी पावर 2n हो गया। पूरा जो हम क्यों कर रहे हैं ये चीज, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n ends with digit 0। ठीक है, समझ में आया सबको? एक बार देख लेते हैं इसका मतलब, एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, 4 टू दी पावर n, अभी n की वैल्यू देखो अगर 1 रखते हो तो 4 आती है, 4 की पावर 2 रखते हो तो क्या आता है 16,
4 की पावर 3 रखते हो तो क्या आता है 64। तो क्या इसमें डिजिट 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, तीनों में नहीं आ रहा, आगे भी नहीं आएगा। आगे भी जो भी नंबर रखते हो, नेचुरल नंबर जो भी रखेंगे तो उसमें डिजिट 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यही है इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, उसमें 6 टू द पावर n है, इसलिए एग्जाम्पल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक एग्जाम्पल करना है, एक भी एग्जाम्पल हमें छोड़ना नहीं है किसी भी चैप्टर का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, दे रखा है हमें, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात हो रही है। 6 और 20 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है? पहले 6 के फैक्टर्स बनाओ। ये सब चीजें अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझा रखी है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट को स्किप नहीं करना है। पहले वो देख के आओ, फिर ये वाला वीडियो देखो, उसके बाद एक्सरसाइज। नोटिफिकेशन बटन ऑन कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। ठीक है, तो 6 का हम निकाल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, और 20 के भी फैक्टर्स निकाल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। अभी देखो 6 2 की टेबल में आता है कितनी बार? 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो 6 के क्या फैक्टर्स हुए? नीचे लिख देते हैं पहले हम। 6 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 20 के फैक्टर्स बनाओ। तो देखो 2 की टेबल में 20 आता है 10 टाइम्स, 2 की टेबल में 10 आया 5 टाइम्स, और 5 1 ज़ा 5। 20 के क्या फैक्टर्स हुए? 2 मल्टीप्लाई 5। बहुत इजी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, क्योंकि पूरा आप क्लास 8 में भी करके आए हो, 9th में भी करके आए हो। एलसीएम एचसीएफ तो हमारा 5th क्लास से ही आ जाता है, तो बहुत इजीली हमें आना चाहिए। नहीं आता है तो एलसीएम एचसीएफ का हम अलग से भी क्लास ले सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलो कि इसकी क्लास चाहिए, कंडक्ट करके एलसीएम एचसीएफ हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से। 6 और 20 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। निकालना क्या था? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स मीन्स पहले तो इसके क्या निकालेंगे हम? कॉमन फैक्टर्स। तो देखो इसमें से कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 2, तो 2 को हम एक बार लिखेंगे। कुछ भी कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे। तो क्या क्या बच गया? देखो 2 बचा यहाँ पे, ये 3 बचा, ये 5। अभी इन सबको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो 60 हमारा क्या हो गया? एलसीएम। अभी एचसीएफ की बात करें तो हम यहाँ पे निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? क्या होता है एचसीएफ? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम में कॉमन तो निकाल लिखना ही है, जो बच गया उन नंबर्स को भी लिखना है। एचसीएफ में जो कॉमन है खाली वही लिखते हैं। तो देखो इसमें कॉमन क्या है? 2। तो एचसीएफ क्या हुआ? 2। बहुत इजी है। एचसीएफ क्या हुआ हमारा इसमें? 2। एलसीएम क्या हुआ? कॉमन वाला तो लेना है, उसके अलावा जो भी है वो भी लेना है। तो एचसीएफ क्या हुआ इसका? 2, और एलसीएम क्या हो गया? 60। और ये कौन सा मेथड था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। वही क्वेश्चन है सारे। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, फिर से क्या निकालना है? एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर दे दिए 96 एंड 404। उसके अलावा एलसीएम भी निकालना है। हेंस फाइंड देयर एलसीएम बोला है, तो क्या करोगे? पहले तो हम एचसीएफ निकाल देते हैं, जो वो बोल रहा है चुपचाप पहले वो निकालो, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आओ। ठीक है, तो सॉल्यूशन में पहले तो क्या करोगे? 96 के फैक्टर्स बना दो, 404 के भी फैक्टर्स बना दो। अभी 96 को 2 की टेबल में आ सकता है? आ सकता है, क्योंकि लास्ट में क्या है? 6 क्या है? इवन नंबर, तो 2 की टेबल में आएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3।
तो अभी देखो इसमें एक चीज़ याद रखना है कि पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। डायरेक्ट यूँ नहीं कि आप बड़े नंबर पे आ गए कि 3 से हो जा रहा है तो 3 से कर लिया। होगा सही लेकिन पहले स्मॉलेस्ट नंबर से स्टेप बाय स्टेप करो। 2 से करो, 2, 2, 2 सब 2 से हो रहा है तो पहले 2 से करो, ठीक है? फिर उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा उस पे आएँगे। अभी 404 पे आ जाते हैं। तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2। अभी ये देखो किसकी टेबल में आएगा, तो ये 3 की टेबल में नहीं आ सकता क्योंकि 1 + 1 हुआ 2, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं, 6 में भी नहीं, 7 में भी नहीं आएगा। 7 1 ज़ा 7 देखो 3 बचा नहीं आ सकता, 8 में तो आएगा ही नहीं, 9 में भी पॉसिबल नहीं है, 10 में भी नहीं है, 11 की टेबल में भी नहीं आ सकता। तो किस में आएगा देखो 13 में भी नहीं आएगा। तो ये कैसा नंबर आ गया हमारे पास 101। तो 101 किसकी टेबल में आएगा? किसकी टेबल में आ सकता है? सोचना है हमें। 7 में भी नहीं आ रहा है, 9 में भी नहीं आ रहा, 11 नहीं आता है, 12 में भी नहीं आता, 13 में भी नहीं आता है, तो 17 में आ सकता है क्या? 17 की टेबल में भी 101 नहीं आता है। तो ये जो नंबर है ये खुद की टेबल में आएगा, ठीक है? देखो प्राइम नंबर है ये, किसी की भी टेबल में नहीं आ रहा है, 17 की टेबल में भी नहीं आता है, तो इसको क्या लिखें हम? इसको हम क्या लिखेंगे? 101 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है? अभी इसका हम क्या निकालें? पहले तो 96 के फैक्टर्स लिख दो। 2 मल्टीप्लाई बाय कितने हैं 2? 1 2 3 4 5 कितने लिखे हमने? 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 404 को हमने क्या लिखा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 101। अभी क्या निकालना है? पहले हमें एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन है खाली वही लिखना है, ठीक है? तो इसमें से एचसीएफ क्या हुआ हमारा? कॉमन क्या-क्या है? देखो ये 2 कॉमन है और एक और 2 कॉमन है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ? 4, ठीक है? तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 4। अभी हमें एलसीएम निकालना है। देखो हेंस फाइंड द एलसीएम मतलब इसमें एक फ़ॉर्मूला बताया था मैंने, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये वाला फ़ॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। एचसीएफ हमारे पास आ गया, एल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब 2 नंबर्स हमारे पास हैं ही सही, तो हम निकाल सकते हैं इज़िली। देखो एलसीएम कितना? एलसीएम हमें निकालना है। मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना आया? 4। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब 96 मल्टीप्लाई बाय 404, ठीक है? ईज़ी है। अभी एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालोगे? 96 मल्टीप्लाई बाय 404 अपॉन 4। अभी 4 1 ज़ा 4 और ये 101 कैंसल हो सकता है। अभी दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 101 मल्टीप्लाई बाय 96, 6 1 ज़ा 6, 6 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6, 9 1 ज़ा 9, 9 0 ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9। कितना आया ये हमारे पास? 9696। तो हमारा एलसीएम हो गया 9696 और इसको हम कर देते हैं हाइलाइट कि हमारा एलसीएम है और ये हमारा क्या है? एचसीएफ। तो ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम कर रहे हैं, ध्यान से समझना है। व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? दोनों नंबर जो भी 2 नंबर्स दे रखे हैं उनके फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स निकाल के एलसीएम मतलब जो कॉमन है उसको तो लेना ही है और जो नंबर्स बच गए उनको भी हमें मल्टीप्लाई करना है और एचसीएफ में ओनली कॉमन नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो वही है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाना है सब में। 3 नंबर्स है इसमें, तीनों नंबर के फैक्टर्स निकाल लो पहले। तो 6 के फैक्टर्स निकालेंगे, 72 के फैक्टर्स निकालेंगे और 120 के फैक्टर्स निकालेंगे।
ठीक है। अभी देखो 6 2 की टेबल में कितनी बार आता है, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये हो गया एक, 6 के फैक्टर्स निकल गए। अभी देखो 72 2 है लास्ट में, इवन नंबर है तो 2 की टेबल में आ सकता है। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अभी 9 किस में आया, 3 की टेबल में, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अभी 120 पे आ जाते हैं। तो 122 60 ज़ा 120, 2 30 ज़ा 60, 2 15 ज़ा 30, 15 किस में आया, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, तीनों नंबर्स के फैक्टर्स जो भी है लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 72 के क्या फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 120 के फैक्टर्स लिखेंगे तो 120 के क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। निकालना क्या है हमें, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, वही चीज़ है। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर, तीनों में से कॉमन, 2 नहीं 3 नंबर्स हैं तो तीनों में कॉमन क्या है यहाँ पे 2, तो हमने लिख दिया एक बार 2। अभी इधर देखो 3 3 3, तीनों में आ रहा है 3 तो लिख देते हैं 3। तो एचसीएफ क्या हो गया, 2 3 ज़ा 6, 6 हमारा क्या हो गया एचसीएफ। एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कॉमन तो 2 है सब में तो लिख दिया हमने, 3 भी सब में कॉमन है वो भी लिख दिया, बचे हुए नंबर्स लिख दो। तो 2 2। अभी देखो इसमें ध्यान से समझना, 3 नंबर्स है तो तीनों में ही कॉमन होने चाहिए। अभी आप ऐसा नहीं कि इसमें इन दोनों में 2 कॉमन है तो ये भी ले लूँ, नहीं, जितनी बार है उतनी बार ही लिखो। मतलब 72 के जितने 2 बचे हुए हैं, 120 के जितने 2 बचे हुए हैं, सबको अलग-अलग लिखो, ठीक है? कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आराम-आराम से एक-एक क्वेश्चन करो। तो 2 और 3 तो तीनों में कॉमन था तो हमने लिख दिया। अभी नेक्स्ट ये 2 और 2, तो ये वाले 2 और 2 हम लिख देते हैं और इसका 3 भी लिख देते हैं। अभी इसके 2 भी हैं तो ये भी लिख दो। कितनी बार हैं? 2 बार। और क्या है 5, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा कितना हुआ 72, 72 2 ज़ा 144 और 144 इंटू 10 कितना हुआ 1440। देखो ये बहुत बड़ा नंबर आ गया, तो क्या ये सही है? क्या हम इसमें से यूँ कॉमन लेके कर सकते हैं? तो एचसीएफ हमारा सही है, एचसीएफ में हमें कुछ नहीं करना है। एक बार हम एलसीएम को देखते हैं कि देखो इसको चेक करने का तरीका एक और है कि हम एचसीएफ हमने निकाल दिया, तो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ 3 नंबर्स हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 इंटू 72 इंटू 120। और एलसीएम कितना हमें निकालना है, इंटू 6। देखो ये क्या हुआ, 6 1 ज़ा 6। अभी 120 इंटू 72 करोगे तो कितना आएगा, जो मेरा नंबर आया था वही आएगा। तो हमारा सही था हमारा वो चीज़, तो हम वापस से वही लिख देते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 1440, ठीक है? वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तीनों में अगर कॉमन है तो तीनों के नंबर ही लिखने हैं, ऐसा नहीं कि ये दोनों लिख दिया, ये दोनों लिख दिया, ये एक लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। तीनों में जो कॉमन है वही लिखो और जो भी नंबर्स बच गए हैं उन सबको अलग-अलग लिखना ही है। तो ये हमारा हो गया एलसीएम, ये हो गया हमारा एचसीएफ, ठीक है? नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल पे आ जाते हैं। तो वहाँ तक तो हमारे प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए कि प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड से हमें एलसीएम, एचसीएफ निकालना है। अच्छे से करना है, एक्सरसाइज़ में भी आएँगे ये क्वेश्चन, 1.1 में वही वाले क्वेश्चन्स हैं। अभी 1.2 एक्सरसाइज़ में जो क्वेश्चन है, उस टाइप के एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है? तो प्रूव दैट √3 इज़ इर्रेशनल। ये वाला क्वेश्चन मतलब थ्योरम में भी था कि √2 को इर्रेशनल प्रूव करना है। अभी एग्ज़ाम्पल में आया कि √3 को इर्रेशनल प्रूव करना है, कर देते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले हम मान लेंगे, मैंने क्या बोला था इसमें कि कुछ भी हो जाए ये क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है एग्ज़ाम में, हर साल आता है।
कोई सा भी नंबर दे देंगे, √3 देंगे, √2, √5 जो भी नंबर, और प्रोसेस सब में सेम ही चलता है। तो कर लेते हैं हम इसको जल्दी से। लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसमें मान लेंगे कि √3 एक रैशनल नंबर है। अभी √3 एक रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा, a अपॉन b। तो √3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3b इज इक्वल्स टू a। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो गया, 3b² इज इक्वल्स टू a²। कोई दिक्कत यहाँ तक, 3b² इज इक्वल्स टू a²। इससे क्या हुआ कि 3 इज डिविजिबल बाय a। अभी 3 जो है a से डिविजिबल है, तो 3a² से भी डिविजिबल है, तो 3 इज डिविजिबल बाय a²। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, लेट, अभी देखो 3a से डिविजिबल है तो मान लेते हैं लेट a इज इक्वल्स टू 3c। a इज इक्वल्स टू 3c मतलब ये जो a है उसकी जगह लिख दो 3c। कैसे, यहाँ पे लिखते हैं हम 3b² इज इक्वल्स टू a² की जगह क्या लिखेंगे हम, 3c का होल स्क्वायर। तो 3b² इज इक्वल्स टू 9c²। 3 3 ज़ा 9, तो ये कैंसिल हुआ, तो b² इज इक्वल्स टू 3c²। ठीक है, b² इज इक्वल्स टू 3c², या फिर 3c² इज इक्वल्स टू bc²। बात तो एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, 3c² इज इक्वल्स टू b²। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। इससे क्या हुआ, 3 इज डिविजिबल बाय b², सॉरी 3 इज डिविजिबल बाय b। अभी 3 इज b से डिविजिबल है तो b² से भी डिविजिबल है, तो 3 इज डिविजिबल बाय b²। ठीक है, दोनों से डिविजिबल हो गया। नेक्स्ट स्टेप, क्या दोनों a और b के फैक्टर सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते क्योंकि ये क्या है, को प्राइम, लेकिन इसमें तो दोनों के फैक्टर सेम है। तो क्या लिखेंगे हम, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we see that a and b both have, a and b have common factor। क्या कॉमन फैक्टर है दोनों में, 3। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a एंड b आर को प्राइम। बट नहीं, हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b are को प्राइम। तो our assumption is wrong, hence √3 क्या हो गया, एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो यही स्टेप्स हैं इसमें, हर क्वेश्चन में यही स्टेप चलेंगे, खाली नंबरिंग चेंज होएगी। तो ये हमें लर्न कर लेनी है, लर्न भी नहीं करो, याद मतलब अच्छे से देख लोगे कि क्या करना है, एक एक स्टेप समझ लोगे तो भी आपको आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या करना है, एक इसको मान लेना एक रैशनल नंबर है,
रैशनल नंबर ए बाय बी की फॉर्म में होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, इससे हमें पता चल गया थ्योरम से कि 3 इज़ डिविजिबल बाय ए, तो ए स्क्वायर से भी डिविजिबल है। अभी इस ए को क्या ले लेते हैं 3c, फिर वही हम इसमें डाल देंगे 3c को, ठीक है? तो अभी देख लो क्या होता है कि फर्स्ट एंड सेकंड से पता चलता है कि कॉमन फैक्टर तो 3 आ रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इससे क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है? नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं। वही एग्ज़ाम्पल है, देख अभी इस टाइप का एग्ज़ाम्पल भी अच्छे से समझना है। देखो क्या दे रखा है, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ इर्रेशनल। पहले क्या करोगे, वही चीज़ करनी है कि लेट 5 माइनस रूट 3 इज़ रैशनल। अभी रैशनल होगा तो 5 माइनस रूट 3 इज़ इक्वल्स टू a अपॉन b। a एंड b आर को प्राइम, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, देखो इसमें ध्यान से देखना, ये रूट 3 को तो अलग से लिख लो और ये 5 को a अपॉन b के साथ लिख दो। तो 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल्स टू रूट 3। रूट 3 को हम इस साइड ले आए क्योंकि माइनस का है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और a अपॉन b इस साइड ले आए। अभी देखो ध्यान से समझोगे तो ये जो 5 माइनस a अपॉन b है, क्या ये रैशनल नंबर की फॉर्म है? a अपॉन b है तो रैशनल नंबर की फॉर्म ही हुई। 5 अपॉन 1 भी रैशनल नंबर है, तो क्या लिखेंगे हम, वी सी दैट 5 माइनस a अपॉन b इज रैशनल। अभी देखो 5 माइनस a अपॉन b रैशनल है, तो रूट 3 भी ऑटोमेटिकली रैशनल हो गया। देयरफॉर रूट 3 इज रैशनल। बट क्या रूट 3 एक रैशनल नंबर है? नहीं, हमने आगे प्रूव किया कि रूट 3 तो इर्रेशनल है। तो क्या लिखेंगे हम, दिस contradicts the fact that, देखो रूट 3 एक रैशनल नंबर हमने बोला क्यों, क्योंकि 5 माइनस a अपॉन b जो है वो इसके इक्वल है, बट रूट 3 इज इर्रेशनल। और रैशनल और इर्रेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल सिंस रैशनल is not equals to irrational, and therefore 5 minus root 3 is irrational, ठीक है? अभी देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, मान लो 5 माइनस रूट 3 को इर्रेशनल प्रूव करना है, तो क्या करना है, ये प्रोसेस तो हमें करना ही है, लेकिन ये जो हमने रूट 3 को इर्रेशनल प्रूव किया था, अभी इधर मैं वापस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पिछले एग्जाम्पल में समझाया। बट आपको क्या करना है कि वो रूट 3 को इर्रेशनल कैसे माना, क्यों माना, वो सारा भी इधर प्रूव करके दिखाना है। उसको छोड़ना नहीं है, उसको इधर साइड में रूट 3 क्यों है इर्रेशनल वो भी प्रूव कर दो। रूट 3 इज इर्रेशनल, व्हाई? ये चीज़ हमें इधर शो कर देनी है ताकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं रहे कि हमारे मार्क्स कट रहे हैं। मार्क्स कटेंगे ही नहीं, फिर क्या ऑप्शन मिलेगा मार्क्स काटने का? इससे अच्छा यहाँ पे कर लो उसको सॉल्व, ठीक है? यहाँ पे आप लिख दोगे कि रूट 3 इर्रेशनल क्यों है, तो आपको आपके पास प्रूफ है कि हमने लिखा रूट 3 इर्रेशनल क्यों है, हमने डायरेक्ट नहीं लिखा कि रूट 3 इर्रेशनल है। हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखा देना है, ठीक है? तो ऐसे करना है हमें इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं अभी। नेक्स्ट भी देखो, ये 3 रूट 2 इर्रेशनल बोल रहा है, कर लेते हैं सॉल्व। तो पहले क्या करोगे, लेट 3 रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। लेट 3 रूट 2 इज रैशनल। अभी रैशनल है तो क्या लिखेंगे हम, 3 रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। a and b are co-prime,
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, देखो √2 को अलग से लिख दो, a/3b, 3 को हमने नीचे लिख दिया। अभी ये जो a/3b है ये क्या है, रैशनल नंबर, तो हम क्या लिखेंगे, इसी टाइप से लिखना है, वी सी दैट a/3b इज रैशनल। तो √2 इज रैशनल। ठीक है, आगे भी यही क्वेश्चन था, इधर भी हमने ऐसे ही लिखा था, लेकिन क्या √2 एक रैशनल नंबर है, नहीं, तो बट √2 इज इररेशनल। अभी ये इररेशनल कैसे है, इसका प्रूफ भी हमें यहाँ पे कर देना है कि √2 इररेशनल क्यों है, वाई। ठीक है, तो √2 इररेशनल हो गया। क्या रैशनल और इररेशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं, नो, सिंस rational is not equals to irrational, therefore this contradicts the fact that (3√2) is rational। तो हमारा assumption क्या हो गया, our assumption is wrong, and therefore 3√2 is irrational। ठीक है, समझ में आया सबको, ये √2 इररेशनल क्यों है वो यहाँ पे ज़रूर से प्रूव करके आना है, कि प्रूव कर देना कि √2 इररेशनल क्यों है। ये चीज़ तो हमें करनी ही है, लेकिन √2 इररेशनल कैसे मान लिया, बट √2 इज़ इररेशनल, तो √2 को प्रूव कर दो कि वो इररेशनल है। हमने इसको प्रूव करके दिखाया है पहले कि √2 इररेशनल कैसे है, √3 इररेशनल कैसे है। अभी इस टाइप के कोई क्वेश्चन आ जाएँ तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला पार्ट है ये तो रैशनल है, इसको इसके इक्वल करें तो ये भी रैशनल होना चाहिए, बट ये वाला रैशनल नहीं है, तो रैशनल इज़ नॉट इक्वल्स टू इररेशनल। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है सॉल्व। ठीक है, तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स पे ही पूरा बेस होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल को अच्छे से करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर ऑन कर लीजिए। थैंक यू।